देखिए, हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको हम लोग फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। इस चैप्टर के दो पार्ट होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट और दूसरा होता है विथ एडजस्टमेंट। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। हम लोग को इस चैप्टर में सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट समझना होगा और तब जाके हम लोग विथ एडजस्टमेंट को समझ पाएंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। सबसे पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि बिजनेस के अंदर में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग एक बार और एक ही जगह पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग उसको रिकॉर्ड जहाँ पे करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। फिर जर्नल के बाद हम लोग उसको बनाते हैं लेजर। फिर लेजर के बाद हम उसे ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं और फिर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस अकाउंट, बिजनेस ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस, हमें जरूरत पड़ती है एक कुछ अकाउंट्स बनाने के लिए जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। और वो सारे हमारे फाइनल अकाउंट कहते हैं जिसको हम लोग लास्ट में बनाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट is the statement which is prepared to know the financial performance and financial position of the business। बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। इन शॉर्टली हम लोग क्या कह सकते हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम लोग जो अकाउंट बनाते हैं उसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं और ये हर साल के अंत में बनाया जाता है। एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर, हर साल के अंत में बनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है सर, ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम उस स्टेटमेंट को कहते हैं जिसको हर साल के अंत में हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बनाया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि सर ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि आपके बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स है, आपकी बिजनेस अगर प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है तो अच्छी परफॉर्मेंस है, आपकी बिजनेस प्रॉफिट कम हो रही है तो यानी इसका मतलब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। पोजीशन यानी आपके बिजनेस में एसेट्स और लायबिलिटीज कितने हैं, कैसा है आपकी बिजनेस का पोजीशन। तो इसी तरह की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम लोग जिस स्टेटमेंट को बनाते हैं उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर हम इसको फाइनल अकाउंट कहते हैं क्योंकि ये साल के अंत में फाइनल रिजल्ट जानने के लिए बनाया जाता है। अब है कि
फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में कौन कौन से अकाउंट हम लोग बनाएंगे? सो इट इंक्लूड्स फॉलोइंग अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। इसके अंदर में कौन कौन से अकाउंट और स्टेटमेंट बना सकते हैं हम लोग? तो फर्स्ट है हमारा इनकम स्टेटमेंट और दूसरा है हमारा पोजीशन स्टेटमेंट। ये दो तरह के अकाउंट और स्टेटमेंट हम लोग इस चैप्टर के अंदर में बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट और दूसरा है हमारा पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पोजीशन स्टेटमेंट के अंदर में जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, सो अब हम लोग डिटेल में समझते हैं कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर में क्या है, पोजीशन स्टेटमेंट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, पीएल क्या है, उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात हम लोग करने जा रहे थे किसकी? तो ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? सो इट इज वन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। ये हमारा इनकम स्टेटमेंट का एक पार्ट है which is prepared to know the gross profit and gross loss of the business। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? सो ट्रेडिंग अकाउंट इनकम स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है which is prepared to know the gross profit and gross loss of the business at the end of every accounting year। हर साल के अंत में हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट। क्यों बनाते हैं? सो इस अकाउंट को बनाया जाता है ताकि हमें पता चले हमारे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कितना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ठीक है, हम तो ये समझ गए कि ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जिसको हम हर साल के अंत में हमारे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को जानने के लिए बनाते हैं, लेकिन सर ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या होता है, ये बताइए। सो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स excess of sale proceeds over the cost of goods sold। cost of goods sold इसका मतलब ये हुआ कि इट्स अ एक्सेस ऑफ सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स का मतलब होता है आपका नेट सेल्स। सेल प्रोसीड्स का मतलब यहां पे नेट सेल्स कहने से मतलब है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब हो गया कि बनाने में जो आपको खर्च आया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब बनाने में जो खर्च आता है। फॉर एग्जाम्पल आप 100 बर्गर बनाते हैं, ठीक है, 100 बर्गर की प्राइस मान लीजिए आपको बनाने में खर्च होते हैं 200 रुपया। इसका मतलब कि आपको 100 बर्गर्स बनाने में कितने खर्च हो गया? 20,000। अब आप इसको
100 बर्गर तो आप बना चुके हैं, लेकिन आप इसे क्या 100 रुपये में ही बेचोगे, 200 रुपये में बेचोगे? अगर 200 रुपये बनाने में खर्च आया तो 200 रुपये में आप नहीं बेचोगे, आप इसे बेचोगे कितने में? सपोज अगर आप इसको 400 रुपये में एक बर्गर को बेचते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको आ रहे हैं कितने? 40,000। अब यहां पर ये जो है आपका नेट सेल्स है और ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। नेट सेल्स को हम सेल प्रोसीड्स भी कह सकते हैं और ये आपका कॉस्ट है जो बनाने में खर्च हुआ। तो इसका मतलब कितना ज्यादा आप प्राइस पे बेचे? आपने 20,000 ज्यादा प्राइस पर बेचा। तो मैंने क्या बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट मींस एक्सेस ऑफ सेल प्रोसीड्स ओवर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से नेट प्रोसीड सेल प्रोसीड्स यानी नेट सेल्स जितना ज्यादा होगा आप उसको क्या कहोगे? ग्रॉस प्रॉफिट। अब सवाल उठता है कि सर ग्रॉस प्रॉफिट ही इसको क्यों बोले, इसको स्पेशली क्यों हम लोग मेंशन करें ग्रॉस प्रॉफिट में? क्या कुछ और भी तरीके के प्रॉफिट होते हैं या सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट ही ग्रॉस प्रॉफिट होता है? तो देखो बिजनेस के अंदर में क्या होता है कि ये तो एक प्रॉफिट हो ही गया। अब ये 20,000 जो आपके प्रॉफिट हुए हैं, ये इसको हम ग्रॉस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये प्रॉफिट को आप घर लेके नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें से अभी बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस है जो आपको करना बाकी है। जैसे आप रेंट पे करोगे, आप क्या करोगे, इसमें सिर्फ बनाने का खर्च आपने शामिल किया है। अभी आपको स्टाफ को सैलरी देनी है, रेंट देना है, एडवर्टाइजमेंट करानी है, टैक्सेस पे करना है, ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो आपको करना होता है। और जब उन सबको भी कर दोगे तब जाके आपको पता चलेगा आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट। तब तक के लिए क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि जस्ट एक्सेस ऑफ सेल प्रोसीड्स, मतलब जितना कॉस्ट, जितना आपने कॉस्ट लगा आपको किसी प्रोडक्ट को बनाने में, उससे जितनी ज्यादा कीमत पर बेच रहे हो वो आपका नेट सेल्स है, सॉरी वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। सो आप यहाँ पे फॉर्मूला हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे अपने आप फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे बात आती है कि सर ठीक है ये तो समझ में आ गया कि नेट सेल्स में से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे तो वो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। सर थोड़ा सा नेट सेल्स के बारे में डिटेल्स में बताइए और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में बताइए। तो देखिए नेट सेल्स, यहाँ पर नेट वर्ड क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है नेट सेल्स के बारे में क्योंकि जो हमारे सेल्स होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। हम लोग कैश में भी सेल करते हैं यानी कि नगद, हम लोग क्या करते हैं उधार भी बेचते हैं, ठीक है, यानी क्रेडिट सेल्स। और जब हम सेल करते हैं तो वो सेल किया हुआ गुड्स कभी कभी हमारा वापस भी आ जाता है। तो जब वो वापस हो गया इसका मतलब वो हमारे सेल का पार्ट नहीं है, तो उसको हम लोग सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कैश सेल्स में से प्लस कर दिए क्रेडिट सेल्स को और फिर उसके बाद सेल्स रिटर्न जो हो गया है उसको हमने माइनस कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? नेट सेल्स। अब कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होगा, कभी कभी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आप देखोगे कि सर अलग से तो कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दिया ही हुआ नहीं था, सिर्फ दिया हुआ था सेल्स और दिया हुआ था सेल्स रिटर्न। तो बस अगर आपके क्वेश्चन के अंदर में कैश सेल्स या कैश सेल्स या फिर क्रेडिट सेल्स अलग अलग नहीं दिया हुआ है तो जस्ट आप सेल्स रिटर्न में से, सेल्स में से आप सेल्स रिटर्न को माइनस कर दो, आपका आ जाएगा नेट सेल्स। सर कभी कभी कुछ नहीं दिया रहता है, सिर्फ सेल्स दिया रहता है, सिर्फ सेल्स दिया रहता है, रिटर्न वगैरह कुछ नहीं दिया रहता है। तो अगर कुछ नहीं दिया रहे तो जो सेल्स दिया हुआ है वही आपका नेट सेल्स कहलाएगा। ये हो गई आपकी नेट सेल्स की बात। अब हम लोग समझेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स all expenses incurred directly in the process of production, यानी प्रोडक्शन के दौरान वे सारे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली हम लोग
प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे मान लीजिए जब हम किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं हमें जरूरत पड़ती है रॉ मटेरियल का। जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करना तो हम देखेंगे कि क्या पहले से भी कोई गुड्स है जो बचा हुआ है। जैसे मान लीजिए पिछले साल का गुड्स हमारे पास बचा हुआ है, रॉ मटेरियल बचा हुआ है, तो उसे हम वेस्ट तो नहीं जाने देंगे ना, उसको इंक्लूड कर लेंगे। इसका मतलब अगर आपके बिजनेस में पिछले साल का बचा हुआ गुड्स है तो आप उसको सबसे पहले यूज करोगे, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। उसे हम क्या कहेंगे, ओपनिंग स्टॉक। फिर उसके बाद हम लोग किसको इंक्लूड करेंगे, नेट परचेज को। अभी हमने नेट सेल्स की बात की। नेट सेल्स में मैंने आपको बताया कि नेट सेल्स किसको कहते हैं, तो नेट सेल्स हम लोग कहते हैं कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स और सेल्स रिटर्न को माइनस करके। उसी तरीके से नेट परचेज के लिए भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे नेट परचेज के लिए हम लिख सकते हैं कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेज और माइनस हम लोग परचेज रिटर्न कर देते हैं, या फिर इसको हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। ये हो गया हमारा नेट परचेज। ठीक है, ये जब हमारा नेट परचेज हो गया और क्या करेंगे, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, तो कह रहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है उन सारे एक्सपेंसेस से जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन में इंक्लूड होते हैं, डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, फैक्ट्री से रिलेटेड होता है। जैसे मान लीजिए आप अगर फैक्ट्री के अंदर में जो वर्कर्स काम कर रहे हो उसको अगर आप सैलरी वेजेस दे रहे हो, मजदूरी दे रहे हो, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। फैक्ट्री के जो रेंट है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, जो जिसका कॉस्ट गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जोड़ा जाए उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, जो फैक्ट्री से रिलेटेड है या फिर फैक्ट्री से पहले से का जो भी गुड्स एक्सपेंसेस होगा वो सब आ जाएगा, इसे हम इंक्लूड कर देंगे। और लास्ट में हम लोग माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। वो इसलिए कि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है वैसा स्टॉक जो हमारा अनसोल्ड रह गया है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या हो गया, जो हमारा अनसोल्ड रह गया, बिना बिका हुआ रह गया। तो जो बिना बिका हुआ रह गया इसका मतलब वो तो हमारा कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, इसीलिए हम उसको माइनस कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, देन नेट परचेज, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको जोड़कर लास्ट में माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। ये हमारा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल में हम लोग लेते हैं कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए 10,000 है, परचेज 1,20,000, परचेजेज रिटर्न सपोज 20,000 हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका वेजेस एंड सैलरी सपोज 5,000 हो, फैक्ट्री रेंट आपका अगर 10,000 हो, अदर यानी इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर मान लीजिए 10,000 हो, इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक सपोज आपका
10,000 हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब ये कैसे होगा, तो देखिए हम लोग को निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ये तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा, हमें कितना में बेचे हैं इसकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। तो चलिए, हमारा सेल्स है 5,80,000 और हमारा सेल्स रिटर्न है सपोज 80,000। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो ये 2 स्टेप में क्वेश्चंस बनेगा। स्टेप फर्स्ट, हमें निकालना होगा सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसके लिए जो फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां पे ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना हो गया, 10,000। नेट परचेज कितना हो गया, तो 1,20,000 माइनस परचेज रिटर्न है हमारा 20,000। देन हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो गया, तीनों को जोड़ देंगे, 10 5 15,000 और 10 25,000। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है, 10,000। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए तो 125 हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब स्टेप 2 में आ जाते हैं। हमें इसके लिए क्या करना है, नेट सेल्स माइनस आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स में हमारा आ जाता है क्या, तो कैश सेल्स और प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स तो अलग अलग दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 5,80,000 हमारा सेल्स है और रिटर्न है हमारा 80,000। इसका मतलब नेट सेल्स 5 लाख है और हमारा यहाँ पे जोड़ कर आया है 1,25,000 कॉस्ट। चलिए तो अब हमारे पास हो गया 3,75,000। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। अगर शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये तो हो गया जस्ट आपका इंफॉर्मेशन, जिसमें हम लोग समझ रहे थे कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में क्या होता है, नेट सेल्स क्या होता है। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट इस तरीके से नहीं बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमें चलना पड़ेगा फॉर्मेट में। सबसे पहले तो ऊपर लिखना पड़ेगा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे हम बिजनेस का नाम भी लिख सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ एबीसी बिजनेस या किसी का भी। फॉर द ईयर एंडेड ऑन, यहाँ पे हमेशा 31 मार्च या 31 जनवरी होगा और यहाँ पे जो भी ईयर होगा। स्टार्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक और जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा नेट परचेज।
नेट परचेज के लिए हमें पता ही है कि हम लोग कैसे निकालते हैं, कैश प्लस क्रेडिट परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि परचेज रिटर्न। इसमें कुछ के अलावा कुछ और भी चीजें माइनस की जाती है, जैसे अगर आपने गुड्स विड्रॉ किया है, गुड्स आपने विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए, उसे भी आप माइनस कर सकते हैं। अगर आपने गुड्स सैंपल के रूप में दे दिया, गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल, तो उसे भी आप ऐड कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, सॉरी। उसके बाद आप लेस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा आप यहाँ पे लिख दोगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए गुड्स लॉस हो गया, एब नॉर्मल लॉस है, तो एब नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक को भी इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद हम जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन सबको लिखेंगे, जैसे वेजेस या फिर वेजेस एंड सैलरी, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी खर्चे होंगे फैक्ट्री से रिलेटेड, जैसे फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री लाइटिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में ही आएगा लाइटिंग। उसके बाद है कैरेज इनवर्ड या फिर फ्रेट इनवर्ड, या फिर कभी कभी कार्टेज इनवर्ड, या फिर इसी को हम लोग परचेज ऑन कैरेज, कैरेज ऑन परचेज, फ्रेट ऑन परचेज, कार्टेज ऑन परचेज, इस तरह के भी टर्म यूज होते हैं। इसके बाद पावर, फ्यूल एंड गैस, ऐसे बहुत सारे आइटम होंगे, आप देख लेना कि जो फैक्ट्री से रिलेटेड होने चाहिए, उन सबको हम लोग डेबिट साइड में लिखते चलेंगे। फिर आते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स में वही करेंगे, कैश और क्रेडिट सेल्स को हम लोग प्लस कर देंगे, और अगर सेल्स रिटर्न दिया हुआ है उसे हम लोग माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन के अंदर में देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ रहेगा, तो उसे भी हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे। अंत में हम लोग दोनों साइड को टोटल करेंगे, डेबिट को भी टोटल करेंगे, क्रेडिट को भी टोटल करेंगे, और देखेंगे ज्यादा किधर है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ गया तो वो अमाउंट आपको दोनों साइड लिखना है। फिर उसके बाद क्रेडिट में तो हमें टोटल लिखने हैं जो आएगा जोड़कर, जितना ज्यादा हो रहा है उसको दोनों साइड लिखेंगे, डेबिट में भी लिख देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए डेबिट में कम है तो हम उस टोटल अमाउंट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे, और जो आएगा वो हमारा होगा ग्रॉस प्रॉफिट। इस प्रोसेस को मैं जब क्वेश्चन लूंगा तो अच्छे से आपको बता दूंगा कि किस तरह से लिखना है। जैसे मान लीजिए आपने दोनों साइड को टोटल किया, 2,80,000 क्रेडिट साइड आया और डेबिट साइड आ रहा है 1,80,000। तो हमें क्या करना है, दोनों साइड लिखना है। इधर भी 2,80,000 लिखेंगे, इधर भी 2,80,000 लिख देंगे टोटल वाले में। लेकिन इधर तो टोटल में 2,80,000 आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है, तो देखेंगे कितने का डिफरेंस है। सो डिफरेंस कितने का है, 1,00,000 का। तो हम लोग लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ पे 1,00,000 लिख देंगे। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो कि डेबिट साइड ज्यादा हो जाए और क्रेडिट साइड कम हो जाए, तो सेम प्रोसेस करेंगे, ज्यादा वाले को दोनों लिखेंगे, दोनों साइड लिखेंगे। फिर जितना कम आ रहा है हमारा क्रेडिट साइड में, उसके लिए हम लोग लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस। यहाँ पे C/D भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। उसी तरह से यहाँ भी C/D लिखेंगे, C/D लिखा जाएगा दोनों साइड में। और जब हम लोग पीएल अकाउंट बनाना शुरू करेंगे तब लिखेंगे B/D। तो ये था ट्रेडिंग अकाउंट।